आज बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक काल में खड़ी बोली के गद्य का विकास विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत है। आधुनिक काल के आरंभिक गद्य लेखकों में दो व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 का योगदान। इन्होंने 1845 ईस्वी में बनारस से बनारस अखबार निकाला, अंग्रेज शासकों भारत में शिक्षा प्रचार के प्रयत्न किए, स्कूल कॉलेज में हिंदी शिक्षण प्रारंभ हुआ। इसी समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। इस पद पर रहते हुए इन्होंने पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति के लक्ष्य से विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी में लिखी, जिनमें मानव धर्मसार, इतिहास तिमिरनाशक, भूगोल हस्तामल आदि प्रमुख हैं। प्रारंभ में इन्होंने परिष्कृत हिंदी का प्रयोग किया, किंतु सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से उनका झुकाव उर्दू या उर्दू मिश्रित हिंदी की ओर हो गया। अतः आगे चलकर वे उर्दू के ही पक्षपाती हो गए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का दृष्टिकोण अतिवादी था, विदेशी प्रभाव की असीमता उसमें थी। भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरा नाम है राजा लक्ष्मण सिंह, 1826 से 1896 ईस्वी। इन्होंने विशुद्ध हिंदी के समर्थन थे, अतः इन्होंने राजा शिव प्रसाद की उपयुक्त भाषा नीति का विरोध किया। उनकी यह धारणा थी कि बिना उर्दू के शब्दों के प्रयोग के हिंदी का सुंदर गद्य लिखा जा सकता है। ये हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों के पक्षपाती थे। इनकी भाषा में यथासाध्य उर्दू, फारसी तथा तत्सम शब्द नहीं आ पाए हैं। यही कारण है कि कहीं कहीं इनकी भाषा में कृत्रिमता आ गई है। इन्होंने सदासुख लाल की विशुद्ध भाषा का आदर्श अपने सामने रखा। इन्होंने रस संबलित, सरस, सरल और सुबोध भाषा के प्रचार के लिए आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला और कालिदास के रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी गद्य शैली पर ब्रज भाषा का किंचित प्रभाव परिलक्षित होता है। फिर है आर्य समाज की हिंदी सेवा। सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसके द्वारा धर्म, समाज, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में क्रांति हुई। आर्य समाज के नेताओं ने धर्म और समाज के क्षेत्र में प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंडों आदि का खंडन करके धर्म और सदाचार के शुद्ध रूप को प्रकाशित किया। इससे भारतीय समाज में जागृति की एक नई लहर और बौद्धिक चेतना की एक नई उद्दीप्ति आई, जिसका प्रभाव साहित्य और भाषा पर भी पड़ना स्वाभाविक था। बौद्धिक चेतना का गद्य से सीधा संबंध है। आर्य समाज भक्ति आंदोलन की भांति भावात्मकता पर आश्रित आंदोलन नहीं था, किंतु वह बौद्धिकता पर आधारित था। अतः उसके नेताओं द्वारा अत्यंत सशक्त गद्य का प्रयोग हुआ। स्वामी दयानंद स्वयं गुजराती थे तथा संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, फिर भी इन्होंने हिंदी के राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करते हुए अपने अनेक ग्रंथों की रचना हिंदी में की, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह ग्रंथ 14 समोल्लासों में विभक्त है, जिनमें वैदिक धर्म की व्याख्या के अनंतर विभिन्न वेद विरोधी धर्म संप्रदायों का खंडन किया गया है। उनकी शैली तर्कपूर्ण और व्यंग्यात्मक है। आगे चलकर आर्य समाज ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, शास्त्रार्थों, प्रवचनों, उपदेशों, जीवन चरितों, निबंधों, अनुवाद ग्रंथों, पाठ्यपुस्तकों, उपन्यासों के रूप में साहित्य प्रस्तुत किया। वस्तुतः आर्य समाज ने गद्य की विभिन्न विधाओं एवं उनके विभिन्न माध्यमों को अपने प्रचार का साधन बनाते हुए हिंदी साहित्य की उन्नति में पर्याप्त योग दिया। उसने न केवल संस्कृत की तत्सम शब्दावली को अपनाकर खड़ी बोली के शब्द भंडार में अभिवृद्धि की, अपितु तर्कपूर्ण शैली का विकास करके उसे बौद्धिक विवेचन के भी उपयुक्त बनाया।
गद्य के लिए जिस बौद्धिकता, तार्किकता, सूक्ष्मता एवं प्रवाहपूर्णता की अपेक्षा है, वह आर्य समाजी साहित्य प्राय दृष्टिगोचर होती है। फिर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का विकास किस रूप में हुआ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेरक परिस्थितियाँ। हिंदी गद्य का परिष्कार एवं बहुमुखी सृजन भारतेंदु युग में हुआ। इस युग में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी आदि नाना विधाओं का शुभारंभ सशक्त रूप में हो गया और गद्य का बहुमुखी विकास आरंभ हुआ। इसके पीछे युग पुरुष भारतेंदु जी के नेतृत्व एवं प्रेरणा की महती भूमिका रही। भारतेंदु युग में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी थी। सामंतीय सामाजिक ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा से जनमानस में नवीन चेतना व्याप्त हो रही थी और देश में एक सशक्त मध्य वर्ग तैयार हो गया था जो अत्यधिक संवेदनशील था। यह वर्ग व्यापक राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों की दृष्टि से सोचने लगा था और यह अनुभव करने लगा था कि सभी दृष्टियों से हमारा देश अत्यंत हीनावस्था में है। जीवन के सभी क्षेत्रों, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर इन लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने निबंधों, नाटकों तथा भाषणों में जागरण का संदेश दिया। इस युग के अनेक साहित्यकारों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया और हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की। भारतेंदुकालीन साहित्य एवं सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान। हिंदी गद्य का परिष्कार एवं बहुमुखी सृजन भारतेंदु युग में हुआ। जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती एवं उनके अनुयायी धर्म एवं समाज के क्षेत्र में सुधार कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी ने अपने अल्प जीवन काल में ही हिंदी गद्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। एक और उन्होंने गद्य शैली को परिमार्जित एवं परिष्कृत करते हुए उसका मार्ग निश्चित किया, तो दूसरी ओर उन्होंने निबंध, नाटक, इतिहास, समालोचना, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि गद्य रूपों की परंपरा का प्रवर्तन किया। भारतेंदु की गद्य शैली के रूप में भारतेंदु की गद्य शैली अत्यंत व्यावहारिक एवं हिंदी की मूल प्रकृति के अनुकूल है। उन्होंने न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का अनावश्यक रूप में प्रयोग किया और न ही उनका बहिष्कार किया। तत्सम एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने यथोचित रूप में किया है। इसी प्रकार उर्दू, फारसी के शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने संतुलित दृष्टि का परिचय दिया है। विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के शब्दों तथा ब्रज भाषा के अनुपयुक्त प्रयोगों से भी उनकी भाषा मुक्त है। दूसरे, उन्होंने विषय वस्तु, भाव विशेष एवं रूप विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। जहाँ प्रणय, विरह एवं शोक के प्रसंग में उनकी शैली अत्यंत कोमल एवं मधुर हो जाती है, तो हास्य के क्षेत्र में वह चुलबुलेपन से युक्त हो जाती है। भाषा विकास को गति देने के लिए उन्होंने एक मंडल तैयार किया जो भारतेंदु मंडल कहलाया। भारतेंदु और उनका मंडल। इस मंडल के साहित्य रचना में लीन व्यक्तियों में प्रमुख थे लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, सुधाकर द्विवेदी, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास और स्वयं भारतेंदु। इन सभी ने भारतेंदु से प्रेरणा लेकर न केवल हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की, अपितु देश, समाज और व्यक्तियों को नई दिशा भी प्रदान की। भारतेंदु युग के विभिन्न लेखक अपनी अपनी पत्रिकाएं भी चलाते थे, जिससे वे सामयिक एवं ज्ञानवर्धक विषयों पर
बराबर कुछ न कुछ लिखते रहते थे। कुछ लेखक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्यपूर्ण लेख एवं नाटक भी लिखते थे। इससे गद्य शैली के विकास की गति में वृद्धि हुई। पर इस युग के लेखक मनमोजी, विनोदी एवं निरंकुश स्वभाव के भी थे। व्याकरण की शुद्धता एवं शब्द रूपों की एकता का उन्होंने बहुत कम ध्यान रखा। साथ ही व्यंग्यात्मक शैली का विकास अधिक हुआ। गंभीर विषयों में प्रवृत्ति कम होने के कारण विवेचनात्मक शैली अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाई। भारतेंदु युग सुधार का युग था, अतः भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें एक ओर हास्य विनोद का तथा दूसरी ओर व्यंग्य का पुट दिया गया। मिश्र जी की भाषा में व्यंग्य तथा बालकृष्ण की भाषा में हास्य विनोद का पुट रहा। स्वयं भारतेंदु ने अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा का प्रतिमान प्रस्तुत कर यदि एक ओर भाषा के स्वरूप का प्रश्न सुलझाया तो दूसरी ओर हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाओं द्वारा लेखकों को विविध साहित्य लिखने की प्रेरणा दी। भारतेंदु मंडल की स्थापना तथा उसके सदस्यों के कृतित्व ने हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न विधात्मक अंगों, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि को परिवर्तित तो किया ही, साथ ही पूर्ण समृद्ध भी किया। आचार्य शुक्ल ने टिप्पणी की है कि हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों ने अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। वे संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृताभ्यासी परिचित होते हैं और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे ओचट में पढ़कर ही करते हैं। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगी तथा उनका योगदान। भारतेंदु युग में हिंदी का प्रचार और प्रसार तो हुआ, साहित्य के विविध अंग भी परिवर्तित होकर संपन्न बने, परंतु गद्य अभी अपरिमार्जित और अशुद्ध ही था। इस कमी की ओर सर्वप्रथम महावीर प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि गई। वे सन 1903 में सरस्वती के संपादक नियुक्त हुए तथा इस पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने अपने युग के हिंदी साहित्यकारों का नेतृत्व करते हुए उनका ध्यान हिंदी गद्य और पद्य की विभिन्न न्यूनताओं एवं त्रुटियों की ओर आकर्षित किया। जहाँ पद्य के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के आंदोलन को दृढ़ किया, वहाँ गद्य के क्षेत्र में भाषा की शुद्धता, शब्द रूपों की एकरूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार आदि की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। भाषा परिष्कार के लिए उनके सामने अनेक समस्याएं थी। भाषा संबंधी अराजकता अत्यधिक विषम थी। हिंदी के कई रूप थे, पूर्वी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी आदि। द्विवेदी जी ने इन्हें दूर किया। नए लेखक अपने उत्साह में या अल्प ज्ञान के कारण व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखते थे। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका द्वारा इन समस्याओं को भी सशक्त ढंग से सुलझाया। हिंदी का शब्द भंडार उस समय इतना न्यून था कि उसमें सभी भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी। इसी कमी के कारण लेखकों को कभी कभी ग्रामीण शब्दों का अवलंबन ग्रहण करना पड़ता था, जिससे भाषा में गंवारूपन झलकने लगता था। इसके लिए द्विवेदी जी ने अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं का सहयोग लिया। इसके अलावा उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों को ग्रहण करके हिंदी के शब्द भंडार को संपन्न बनाया। विषयानुकूल एवं जनता के अनुकूल सरल, शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग किया। इसी नीति का न केवल उन्होंने स्वयं पालन किया, अपितु दूसरों से भी करवाया। गद्य शैली के परिष्कार के अतिरिक्त गद्य के विषय क्षेत्र के विस्तार एवं विभिन्न रूपों के विकास के लिए भी उन्होंने अपने युग के साहित्यकारों को प्रेरित एवं उत्साहित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वयं भी साहित्यिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, भौगोलिक विषयों को अपने निबंधों में प्रस्तुत करके विषय विस्तार एवं गद्य शैली का आदर्श प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन अन्य गद्य लेखकों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, माधव दास मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा,
मिश्र बंधु, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गोपाल राम गहमरी, गोविंद नारायण मिश्र, लाला भगवान दीन प्रभृति उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने गद्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। इस युग की प्रेरक परिस्थितियाँ जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। द्विवेदी युग में रचित गद्य साहित्य के मूल में कार्य करने वाली सांस्कृतिक चेतना का महत्व कई दृष्टियों से मान्य है। इस समय विदेशी शासन के प्रति जनता के असंतोष में निरंतर वृद्धि हुई और हमारी राष्ट्रीय चेतना क्रमशः विकसित होती हुई एक निश्चित लक्ष्यपूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की सिद्धि के संकल्प में परिणित हुई, जिसकी अभिव्यक्ति इस युग के साहित्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ध्यान आकृष्ट करती है। राजनीतिक चेतना के साथ ही इस अवधि में भारत की आर्थिक चेतना भी विकसित हुई। 1906 ईस्वी में कांग्रेस ने भारतीय जनता के आर्थिक हितों को दृष्टि में रखकर शासन का खर्च घटाने का सुझाव दिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सामाजिक धार्मिक चेतना के विकास की दृष्टि से भी आलोच्य काल का महत्व कम नहीं है। यद्यपि इस काल में आर्य समाज और सनातन धर्म दोनों का द्वंद्व चलता रहा, किंतु यह निर्विवाद है कि धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में क्रमशः उदारता और सहिष्णुता की भावनाएं फैलती जा रही थी। यह राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक समझदारी, सामाजिक धार्मिक उदारता तथा राष्ट्र प्रेम मुख्यतः शिक्षित मध्य वर्ग की जनता के जागरण का परिणाम था। समाज को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाला वर्ग यही था। साहित्य रचना भी इसी वर्ग द्वारा की जा रही थी। आलोच्य काल के गद्य साहित्य की प्रत्येक विधा में अंतर्निहित चेतना एक ही है और वह व्यापक राष्ट्रीय जागरण एवं सुधार की भावना से संबद्ध है। धन्यवाद।